पढ़ेंगे वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। अब बोलने जाने वाले शब्द से अशुद्धियों से होने वाली क्रियाओं से लेकर वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार से आ जाती है। हम शब्द के अशुद्धियों को समझ सकते हैं, एक शब्द को हम पहचान सकते हैं, लेकिन होने वाले वाक्यों को अशुद्धियों को किस प्रकार समझा जाए, हम किस प्रकार वाक्यों को बनाएं कि जिससे हमें बनाने में कोई परेशानी ना हो और हमसे वाक्य जो बिल्कुल सही बने। उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिंदी में लिंग वचन के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमेशा यहाँ पे लिंग की बात करेंगे तो लड़की और लड़कों में एक अंतर आ जाता है, उन चीज़ों की ओर भी आपको जो वाक्यों में ध्यान देना रहेगा। और एक वचन बहुवचन जो आपका है उसकी ओर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना लिंग और वचन के बगैर आपके वाक्यों को शुद्ध कर पाना मुमकिन नहीं होगा। इस प्रकार वाक्य संबंधी बहुत सारे ऐसे अशुद्धियाँ हैं जिसको आप बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता से जो है दूर कर सकते हैं। वाक्यों को सबसे पहले आप पढ़िए, 2 से 3 बार समझने का प्रयत्न कीजिए कि वाक्य में बोला क्या जा रहा है। अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको 3 से 4 बार जो है बोलकर उसका उच्चारण कर आप प्रयत्न कर सकते हैं कि बोलने वाले वाक्य में क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। हम चीज़ों को उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं, जैसे ये हमारा प्रश्न है कि वह दंड देने योग्य है। अब सोचिए, हम इस वाक्यों को शुद्ध कर रहे हैं और उसके प्रश्न में हम दे रहे हैं कि वह दंड देने योग्य है और हम कह रहे हैं कि वाक्यों को शुद्ध करिए। तो आपको सोचना पड़ेगा कि वह दंड देने, क्या दंड देने का अधिकार हमें है क्या कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसके लिए हम उसको दंड दे सकते हैं? क्या सारी चीज़ों को हम अपने आप में ही हम यूं ही बता कर रखें और हम उस व्यक्ति को सजा दें? इसके लिए हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से आपको सोचने की जरूरत है। आप, क्योंकि दंड देने का अधिकार हमें नहीं है भाई, हम उस व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये दंड देने का अधिकार यहाँ पे कानून को है, न्यायालय को दिया गया, जिसके आधार पर वह जो कार्य करता है उसके आधार को मानकर वह जो उसे सजा देने का हक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिए गए वाक्य वह दंड देने के योग्य है, क्योंकि दंड हमारे द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह जो सही वाक्य होगा, या तो वह हो सकता है कि वह दंडित होने के योग्य है या फिर वह दंड पाने के योग्य है। एक वाक्य का एक से अधिक उत्तर भी हो सकता है। इस प्रकार एक प्रश्न के हमारे 2 उत्तर बने कि वह दंडित होने के योग्य, क्योंकि हम दंड नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति अगर गलत कार्य किया है तो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, उसे दंड मिलना चाहिए, तो सजा मिलनी चाहिए, इसलिए वह दंड का जो अधिकारी है। और सेकेंड नंबर है कि वह दंड पाने के योग्य है। हम बोलेंगे एक प्रकार से, हम किसी को बोले ना, लेकिन अपने आप उसे दंड मिल जाए। और सेकेंड नंबर रहेगा कि वह दंड पाने के योग्य है, उसने जैसा काम किया है उसके अनुसार उसे दंड मिलना है। जिस प्रकार इस वाक्य के अगर इस प्रकार आप दोनों ही वाक्य लिखते हैं उसके उत्तर के तौर पर, तो दोनों ही वाक्य जो है सही कहलाएगा। उदाहरण के माध्यम से अपनी बात और रख सकते हैं। अगला नंबर देखिए, धन्यवाद 100 रुपये प्राप्त हुए। ये हमारा वाक्य और हमसे कहा जाएगा कि इस वाक्य को सही कीजिए। तो क्या पढ़ने से हमें ऐसा लग रहा है कि यह वाक्य गलत है? क्या हमें कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि वाक्य में लिखावट में किसी प्रकार की कोई गलतियां हैं? पढ़ने पर हमें ऐसा लगता है कि ठीक ही तो बोला जा रहा है,
धन्यवाद सौरभ प्राप्ति, किसी ने पैसा दे दिया तो उसको धन्यवाद करने में। इस वाक्य में किसी प्रकार की कोई गलतियां या त्रुटियां हमें नजर नहीं आती है, लेकिन जब चीजों को हम बिल्कुल क्रम से रखने की कोशिश करते हैं तब समझ में आता है कि दिए गए वाक्यों में गलतियां हैं। जैसे हम धन्यवाद किसी को कब बोलते हैं? जब कोई सामान हमें दे दिया जाए या हमारा काम जब पूरा हो जाता है तब हम उस व्यक्ति को या तो सामान लौटाते समय या अपना काम पूरा होने पर हम उसे जो है धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्या वहाँ पर चीजें ऐसा दिया गया है वाक्य में? यहाँ पर क्या दे दिया गया है? पहले से ही दे दिया गया है कि पहले धन्यवाद फिर आपसे 100 रुपये हमें प्राप्त हो। क्या अभी ऐसा हो सकता है कि हम बिना चीज को दिए, बिना हमारा काम हम किसी व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे होंगे? ऐसा कभी भी नहीं होता। तो निश्चित रूप से यह जो है हमारा वाक्य जो है गलत लिखा है। इसका सही उत्तर रहेगा आपका सही उत्तर कहलाएगा 100 रुपये प्राप्त हुए, धन्यवाद। क्योंकि जब हमें पैसा मिलेगा तभी हम उस व्यक्ति को धन्यवाद देंगे। अगर कोई चीज मिलने से पहले हम उसे धन्यवाद देंगे तो निश्चित रूप से वह वाक्य हम गलत होगा। हमें वहां पहले धन्यवाद बोल देंगे, हो सकता है देने वाले व्यक्ति के मन में आ ही ना और हम वह पैसा दे ही ना। तो कोई काम जब हमारा पूर्ण होता तभी हम सामने वाले को धन्यवाद कहते हैं। इस प्रकार अशुद्ध वाक्यों को जो है वचन, लिंग और बोलने से बहुत सारी चीजों को हम पकड़ सकते हैं। हम वाक्य संबंधी कुछ प्रकार से गलतियों को करने से बच सकते हैं। इसलिए दिए गए वाक्य जब भी ऐसा आएगा प्रश्न में 2 से 3 बार पढ़िएगा। पढ़ने के बाद जब चीजें स्पष्ट हो तो ही आप उनको सोचिए, क्या हम वाक्यों को इसी प्रकार से धर्म में उपयोग में लाते हैं? क्या बोलचाल में हम इस प्रकार से शब्दों को उपयोग करते हैं? इन सारी चीजों की आप तुलना करिए, फिर वाक्य को फिर से पढ़िए और 3 से 4 बार जब ऐसे वाक्यों को पढ़ेंगे आप तो निश्चित रूप से उसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपने आप में आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा वाक्य आपको दिया गया है और इसमें क्या कहना चाह रहा है और किस प्रकार से इसमें जो गलतियां दिखाई दे रही। और इन गलतियों को आप बड़ी आसानी से जो है हटा सकते हैं या उनको सही करके आप जो सही उत्तर जो है लिख सकते हैं। इस प्रकार पढ़ने पर ही अशुद्ध वाक्यों को हम बार बार पढ़ने से उसकी अशुद्धियों को पकड़ सकते हैं और उन अशुद्धियों को हम जो है दूर कर सकते हैं। इसके लिए वाक्यों को समझना, पढ़ना बहुत जरूरी है। सही तरीके से पढ़ना, सही चीजों का ज्ञान होने से अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने में किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं होती। अगर आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे, वचन नहीं, क्योंकि हमारे हिंदी में जैसा चीजें दिखती है आपको वैसा ही पढ़ना और वैसा लिखना रहता है। लेकिन अगर आपने लिंग वचन का ध्यान नहीं दिया या मात्राओं संबंधी का भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से आपको जो है ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें आपका वाक्य जो है हमेशा गलत हो जाएगा। इसलिए लिखते समय हमेशा ध्यान रखिए कि किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। अगर वाक्यों में कुछ बोलने पर आपको प्रश्नवाचक चिन्हों का उपयोग होता है, लेकिन वहां पे अगर मान लीजिए प्रश्नवाचक न लगाकर आप पूर्णविराम लगाए तो आप जान लीजिए कि वाक्य हमारा सही लिखा है, लेकिन वहां पे लिखने और बताने संबंधी प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर इस प्रकार से चिन्ह संबंधी अशुद्धियां हैं तो भी आप उसको बड़ी आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। वहां पे चिन्ह आप क्या करिए, पूर्णविराम की जगह पे प्रश्नवाचक लगाइए और आपका वाक्य जो अपने आप में पूर्ण बन जाता है। इस प्रकार वाक्य को पढ़ते समय देखिएगा कहीं पर प्रश्नवाचक तो नहीं बोला गया है लेकिन चिन्ह में वहां पर पूर्णविराम लगा दिया गया है, तो यह भी एक अशुद्धियों का प्रकार है। इस प्रकार चीजों को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, वाक्य को समझेंगे तो निश्चित रूप से आप अशुद्धियों को दूर करने में सक्षम होंगे।